हेलो, वेलकम बैक नर्सिस टू जीएनएम स्पेशल। और आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो कंटिन्यू चल रहा था मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें कि हमने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स वगैरह हमने कंप्लीट कर लिया था। और अभी हम देखने वाले हैं वो होगा ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स जो है इसमें बुक के अनुसार से पढ़ के मैंने अपना एक अच्छा सा नोट्स बनाया है, तो मैं उससे डिस्कस करूँगा ताकि आपको ज़्यादा समझने में आसानी हो। और बुक में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए नोट्स से पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी। तो चलिए उसी नोट्स पे चलते हैं और वहाँ से फिर हम अपना डिस्कस करना शुरू करते हैं। बट टेंशन नहीं लीजिए, इस बुक का सारा मटेरियल मैंने उस नोट्स में इंक्लूड किया है, कुछ अलग से भी इंक्लूड किया है, पर सारा इस बुक का कवर किया है इसमें। तो चलिए हम अपने नोट्स पे चलते हैं और अपना कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स का क्या मतलब हुआ? तो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स का जो सीधा सा मतलब होता है कि जो इस ऑर्गेनिक का मतलब हुआ कि जो ब्रेन जो है एक्चुअली में खुद फिजिकली डैमेज हुआ है, या कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ब्रेन में फिजिकली हुई है चेंज। जो हमने अभी तक डिसऑर्डर्स पढ़े थे, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स वगैरह, उसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं था। ठीक है, वो साइकोलॉजिकली उसके फिजियोलॉजी में चेंज आ रहा था, उसके फंक्शनिंग में चेंज आ रही थी। पर इसमें जो है फिजिकल डैमेज हुआ है। ठीक है, प्रॉब्लम काउज्ड बाय फिजिकल ब्रेन डैमेज और डिसफंक्शन, नॉट प्योरली साइकोलॉजिकल। ठीक, पूरी तरह से साइकोलॉजिकल नहीं होता है ये बीमारी। ठीक है, तो इस तरह की बीमारियों को जो ICD-11 है, यानी कि जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है, जिसका कि 11th सीरीज अभी चल रहा है, जिसमें कि 11 टाइम उसमें रिवीजन करके कैटेगराइज वगैरह किया गया है। तो उसमें जो इस तरह के ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इसको रखा गया है एक इसमें इसके अंदर, यानी कि न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के अंदर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो और ICD-11 के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, और आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखें जाके, उसमें मैंने अच्छे से बताया कि ICD-11 क्या है और उसमें कैसे क्लासिफिकेशन वगैरह किया गया है। स्टोरी के माध्यम से समझाया है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के अंदर इसको रखा गया है। और सबसे पहला जो हमारा डिजीज़ है वो है डिलीरियम। तो डिलीरियम क्या होता है? ठीक है, डिलीरियम, और अगर किसी ने थोड़ा जानते होंगे इसके बारे में, तो किसी को पता होगा कि ये डिलीरियम और डिमेंशिया, इन दोनों में लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अच्छे से भी, इसी की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले डिलीरियम डिस्कस करते हैं। तो अ सडन एक्यूट ब्रेन डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। तो ये सबसे पहले तो ये एक एक्यूट डिजीज होता है, यानी कि अचानक से होने वाला डिजीज होता है। इसको कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, मतलब इसको पता कैसे करते हैं? तो इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस होती है उसमें हमें थोड़ा गड़बड़ देखने को मिलता है। डिसओरिएंटेशन देखने को मिलता है, मतलब कि जो इंसान है उसको पता नहीं रहता कि वो इंसान का मतलब अभी डेट क्या चल रहा है, टाइम क्या चल रहा है, मतलब थोड़ा अवेयरनेस, उसकी ओरिएंटेशन जो है उसकी टाइम और स्पेस को लेके वो डिसओरिएंटेड हो जाता है। फिर उसका जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होता है, यानी कि जो उसकी सोचने समझने की शक्ति है उसमें भी थोड़ा उसका चेंजेस देखने को मिलता है हमें। इसमें फिर हम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है। सबसे पहले तो रैपिड ऑनसेट, मतलब कि जो इसका ऑनसेट होता है, शुरुआत जो होती है उसकी, वो बहुत ज़्यादा रैपिड होती है। ये विद इन आवर्स और विद इन फ्यू डेज में ये डेवलप बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर इसका फ्लक्चुएटिंग कोर्स, यानी कि जो सिम्टम्स हैं ये इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं थ्रू आउट द डे, मतलब कि कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। ऑफन वर्सनिंग एट नाइट, जो नाइट में है मोस्टली ये बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग सन डाउनिंग भी बोलते हैं, मतलब कि सन डाउन होने के बाद, मतलब कि जो सनसेट होने के बाद इसमें ज़्यादा जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सन डाउनिंग। फिर इसकी रिवर्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो इसकी रिवर्सिबिलिटी नॉर्मली जो है वो अच्छी होती है। इसका मतलब है कि ये टेम्प्रोरी होता है ये बीमारी, एंड रिजॉल्व वंस द अंडरलाइंग कॉजेज इज एड्रेस्ड। जो इसका अंडरलाइंग कॉजेज होता है जिसकी वजह से ये डिलीरियम हो रहा है, हम उसको अगर ठीक कर दें तो ये जल्दी ही रिवर्स हो जाता है, मतलब कि जल्दी ही ठीक हो जाता है। फिर हम बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की, ये कितना मतलब कि होता है, कितने मतलब कहाँ कहाँ होता है। तो इसके एपिडेमियोलॉजी के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। तो ये क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी है। कॉमनली अफेक्टेड 20 to 40% ऑफ गेरियाट्रिक, यानी कि जो एल्डरली या बूढ़े लोग होते हैं उसमें ये 20 से 40% लोगों को ये अफेक्ट करता है। ठीक है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इस बात को ध्यान रखना है। फिर एंड 10 to 25% ऑफ मेडिकल सर्जिकल पेशेंट, या मेडिकल या सर्जिकल जो पेशेंट होते हैं, जो मोस्टली ICU वगैरह में जो भर्ती होते हैं, जिसका मेजर कोई सर्जरी हुआ रहता है, तो उसके 10 to 25% जो लोग होते हैं उसको ये इफेक्ट करता है। ठीक है,
हाई रिस्क सेटिंग क्या होती है, कहाँ मतलब कि हाई रिस्क के कौन कौन से जगह होते हैं, तो जो वेरी हाई इंसिडेंस इन द आईसीयू में ज़्यादा देखने को मिलता है ये, फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर में देखने को मिलता है ज़्यादा, और पेलिएटिव केयर में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको पता चल गया कि ये कहाँ पे होने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं, यानी कि रिस्क फैक्टर आपको एक तरह से इसका पता चल गया। फिर हम देखते हैं इसके एटियोलॉजी, यानी कि जिसके काउजेज होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। कॉजेज जो है, कॉज इज टिपिकली इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसका जो कॉज होता है टिपिकली वो जो है इम्बैलेंस होता है अगर किसी न्यूरोट्रांसमीटर का, उसकी वजह से होता है। स्पेशली जो है वो एसिटोकोलिन जो होता है, एसिटाइल कोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर के अगर इम्बैलेंस होता है तो इसकी वजह से ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस के दौरान भी अगर कोई इन्फेक्शन के वगैरह के दौरान जो साइटोकाइंस वगैरह रिलीज होता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, तो ये इसका कारण हो गया। फिर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो ऑलरेडी अगर किसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें होने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो ऐसी चीज़ें जो होती है वो मोस्टली होती है जैसे कि ओल्ड एज, ठीक है, अगर कोई ओल्ड एज इंसान है तो उसको डिलीरियम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर मेल जेंडर, मेल फीमेल की अगर बात करें तो मेल को होने के चांसेस ही ज़्यादा होते हैं। फिर प्री एग्जिस्टिंग ब्रेन डिसऑर्डर, अगर किसी पेशेंट के अंदर ऑलरेडी कोई ब्रेन डिसऑर्डर्स मौजूद है जैसे कि डिमेंशिया, स्ट्रोक या फिर पार्किंसंस डिजीज, इस तरह की चीज़ें अगर पहले से मौजूद है तो उसको ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं डिलीरियम। फिर सेंसरी इम्पेयरमेंट, जो सेंसरी इम्पेयरमेंट जैसे कि पुअर विजन, किसी को अगर सही से दिखता नहीं है, या फिर जो उसकी हियरिंग जो है वो मतलब कि जो सुनने की शक्ति है वो थोड़ी कम है, तो ऐसे लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर होता है कुछ पर्सिपिटेटिंग फैक्टर, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर तो हमने देख लिया जो ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं पर्सिपिटेटिंग फैक्टर। पर्सिपिटेटिंग फैक्टर क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो बीमारी को ट्रिगर करती है, ठीक है, मतलब कि एक तरह से शुरू करती है। तो उसमें क्या हो सकता है, सबसे पहले हो सकता है इन्फेक्शंस, जिसमें कि यूटीआई बहुत कॉमन होता है। अगर किसी एल्डरली पेशेंट को या बूढ़े लोगों को अगर यूटीआई हो गया है तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और मतलब कि एक तरह से यूटीआई की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। फिर निमोनिया या फिर फीवर, बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया तो उसके अंदर ये देखने को ज़्यादा मिलता है। आपने नॉर्मली भी देखा होगा कि अगर किसी को थोड़ा फीवर ज़्यादा हो जाता है तो वो डिसोरिएंटेड हो जाता है, उसको पता नहीं चल पाता, वो मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये फीवर में ये वो हो गया है। अब हर जगह अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, पर आपको समझ में आ गया होगा फीवर में जो लोग होते हैं वो सही से बोल नहीं पाते, उसको पता नहीं चल पाता कि क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अगर हाई फीवर हो जाता है तो ये सारी चीज़ें जो है ये ट्रिगर फैक्टर होता है। इसमें और भी कुछ चीज़ें होती है जैसे कि मेटाबॉलिक अगर या फिजिकल चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे कि डिहाइड्रेशन, अगर कोई बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, या फिर हाइपोक्सिया है यानी कि बहुत लो ऑक्सीजन है उसके बॉडी में, या फिर जो अनट्रीटेड कोई पेन है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि और जिसको हमने ट्रीट नहीं किया है, तो ऐसी चीज़ें जो है ये भी एक ट्रिगर का काम करती है डिमेंशिया होने के लिए। फिर कुछ मेडिकेशंस की अगर हम बात करें जैसे कि एनेस्थीसिया, ओपियोइड्स जिसको कि हम लोग नार्कोटिक मेडिसिन भी बोलते हैं, फिर बेंजोडाइज़ेपिन्स या फिर एंटीकोलिनर्जिक्स, तो ये इस जो क्लास की जो दवाइयाँ होती है ये सारी दवाइयाँ डिमेंशिया काउज कर सकती है, ठीक है, एक साइड इफेक्ट के तौर पे। फिर अगर विड्रॉल की बात करें तो जैसे कि सडन सीजेशन ऑफ एल्कोहल और सीडेटिव्स, कोई सीडेटिव दवाइयाँ हम दे रहे हैं किसी पेशेंट को और हमने अचानक से उस दवाई को देना छोड़ दिया है या रोक दिया, या फिर कोई एल्कोहलिक पेशेंट है, एल्कोहल वाला पेशेंट है और उसको अचानक से एल्कोहल मिलना बंद हो गया, तो वो एक तरह से इसको कॉज कर सकता है, डिमेंशिया कॉज कर सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल टाइप्स ऑफ डिलीरियम कि कितने टाइप्स के डिलीरियम होते हैं। सबसे पहला होता है हाइपर एक्टिव और दूसरा होता है हाइपो एक्टिव। नाम से आपको पता चल रहा होगा, हाइपर एक्टिव में जो है पेशेंट ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, हाइपो एक्टिव में पेशेंट बहुत मतलब एक्टिविटी जो उसकी कम हो जाती है। तो हाइपर एक्टिव को कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो इसमें कि एजिटेशन होता है, एजिटेशन होगा, पेशेंट एग्रेशन में जाएगा, उसको हेलुसिनेशंस होने लगेंगे, या फिर जो उसकी थिंकिंग है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से सोच नहीं पाएगा। फिर हम हाइपो एक्टिव की बात करें तो इसमें स्लगिशनेस यानी कि जो कोई इंसान होता है वो अगर कुछ बोलने की जो बहुत बार हमने देखा होगा कि जो नींद में जो लोग बोलते हैं, ठीक है, नींद बहुत ज़्यादा जिसको आ रहा होता है और वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो बोलने की कोशिश करते हैं पर वो बोल नहीं पाते, उसके मुंह से सही से आवाज़ निकल नहीं पाती, तो इसको बोलते हैं स्लगिशनेस, ठीक है। फिर ड्राउजीनेस भी वही होता है कि मतलब कि ऐसा लगेगा जैसे शराब पीने के बाद कुछ लोग कैसे हो जाते हैं कि मतलब चलते हैं जैसे झूमते झूमते चलते हैं, तो उस तरह की चीज़ें जो देखने को मिलती है तो उसको बोलते हैं ड्राउजीनेस। एंड विथड्रॉल ऑफन मिस्टेकन फॉर डिप्रेशन, तो इसमें ऐसी चीज़ें हाइपो एक्टिव डिलीरियम में हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जिसको कि लोग बहुत बार समझ लेते हैं कि ये डिप्रेशन के लक्षण है, पर वो डिलीरियम के भी लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। फिर होता है मिक्स्ड स्टेट। मिक्स्ड स्टेट में क्या होता है कि फ्लक्चुएटिंग होता है, जैसे कि कभी वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा और कभी बहुत ज़्यादा हाइपो एक्टिव हो जाएगा, तो इस तरह के डिलीरियम भी हमें देखने को मिलता है, बहुत रेयरली होता है पर ये भी हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं अगला हमारा पॉइंट जो कि है हमारा सिम्टम्स एंड क्लिनिकल फीचर्स, कि हम सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस इसमें इम्पेयर्ड हो जाता है, मतलब कि क्लाउडेड
अवेयरनेस रेंजिंग फ्रॉम ड्रॉजीनेस टू स्टूपर, यानी कि जो अवेयरनेस होती है वो मतलब कि फ्लक्चुएट होती है। ये कहाँ से, जैसे कि ड्रॉजीनेस, जैसे कि किसी का वही थोड़ा थोड़ा हुआ है, ड्रॉजीनेस का मतलब हुआ कि उसकी जो कॉन्शियसनेस है अभी थोड़ी कम हुई है, और स्टूपर मतलब कि पूरी तरह से उसकी कॉन्शियसनेस खत्म, वो सीधा बैठ गया है एकदम, और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कितना भी हम बोले उसको, कुछ भी करे, कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, मतलब सीधा बैठ गया, जैसे लगेगा तपस्या में बैठ गया है। ठीक है, इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो होती है ड्रॉजीनेस टू स्टूपर। ये रेंज कर सकता है, किसी भी रेंज में आ सकता है। ठीक है, फिर अटेंशन डेफिसिट। अटेंशन डेफिसिट में इनएबिलिटी टू फोकस एंड सस्टेन अटेंशन, कि जो वो फोकस नहीं कर पाएगा या फिर जो अटेंशन नहीं दे पाएगा, हम किसी चीज़ को, कोई चीज़ से बता रहे हैं तो इजीली डिस्ट्रैक्टेड, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो फिर परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस। परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस में क्या होता है, सबसे पहले तो होता है विजुअल हेलुसिनेशन। इसमें जो है विजुअल हेलुसिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस किस में ज़्यादा देखने को मिलता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, कि ऑडिटरी हेलुसिनेशंस किसका जो है बहुत ही कॉमन लक्षण है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना इसके बारे में। तो इसमें हमें विजुअल हेलुसिनेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इल्यूजन्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है डिलीरियम में। फिर कोग्निटिव डिस्टर्बेंस जो है, कोग्निटिव डिस्टर्बेंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, इसमें कि जो पुअर रिसेंट मेमोरी जो होती है उसकी, वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है, मतलब उसको रिसेंट की चीज़ें याद नहीं रहती। फिर डिसओरिएंटेशन टू टाइम एंड प्लेस, कि वो टाइम और प्लेस को लेके बहुत ज़्यादा डिसओरिएंटेड हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर उससे पूछा जाए कि अभी क्या टाइम चल रहा है या फिर आप कौन सी जगह पे हैं, तो वो बता नहीं पाएगा, वो बार बार भूल जाएगा उन चीज़ों को लेके। फिर होता है साइकोमोटर डिस्टर्बेंस। साइकोमोटर डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि रेस्टलेसनेस हो जाती है उसको। ठीक है, वो रेस्ट नहीं कर पाता सही से और वो थोड़ा बेचैन रहता है। फिर फ्लॉक्सिलेशन, जैसे कि बेडशीट वगैरह पकड़ के उठाना, मतलब जो एक बहुत ज़्यादा एजिटेटेड पेशेंट है, रेस्टलेस है, तो वो अगर हॉस्पिटल में तो क्या करेगा, बेड को पकड़ के उठाएगा, फिर बेडशीट पकड़ के खींचेगा, मतलब इस तरह की चीज़ें करता है, जिसको बोलते हैं साइकोमोटर डिस्टर्बेंस, ये सब में देखने को मिलता है। फिर होता है स्लीप वेक डिस्टर्बेंस, जो उसके सोने जागने का जो टाइम है ना, वो उल्टा हो जाएगा एक तरह से, या फिर वो सो नहीं पाएगा सही से, जाग नहीं पाएगा सही से, या फिर दिन में बहुत ज़्यादा सोएगा और रात में बहुत ज़्यादा एजिटेटेड रहेगा, जगा रहेगा, क्योंकि रात में सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से तो इसका जो स्लीप वेक डिस्टर्बेंस है ये हमें देखने को मिलता है इसमें। फिर हम देख लेते हैं एक बार इसमें डिफरेंस जो है डिलीरियम और डिमेंशिया के बीच में। डिमेंशिया हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, पर फिर भी आप मुझे यहाँ पे डिलीरियम और डिमेंशिया के बीच में थोड़ा सा आप देख लेंगे डिफरेंस, तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, याद रहेगा ज़्यादा। तो अगर हम फीचर्स की बात करें, तो जो इसका डिलीरियम और डिमेंशिया में, तो ऑनसेट की अगर हम बात करें, शुरुआत की बात करें बीमारी की, तो डिलीरियम जो है वो अचानक से शुरू होता है, हमने डिस्कस कर लिया कि वो कुछ घंटे में, कुछ दिन में शुरू हो जाता है। डिमेंशिया जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो शुरू होता है, मतलब कि धीरे 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 धीरे, यानी कि ये मंथ लगाता है, ईयर्स लगाता है, मतलब और धीरे धीरे होता है। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, यूजुअली एक हफ्ते में ये ठीक हो जाता है। आईसीयू वगैरह में होता है तो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा मेजर सर्जरी हुई है तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है, और अगर डेमेंशिया की बात करें तो ये परमानेंट होता है और ये प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है, परमानेंट होगा, ये कभी ठीक नहीं होगा, और प्रोग्रेसिव होगा मतलब हर टाइम धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा ये। फिर अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो इसमें इम्पेयर्ड होता है या फिर क्लाउडेड अवेयरनेस होती है, कि मतलब इसको अवेयरनेस नहीं होती इस चीज़ों को लेके कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, और उसको बीमारी के बारे में भी पता नहीं रहता कि उसको ऐसा बीमारी है, ये सारी चीज़ें। पर डिमेंशिया वाले पेशेंट को जनरली अलर्ट होते हैं, वो उनको पता होता है कि मुझे ये बीमारी है, और उनका उनका जो अवेयरनेस होता है ना, वो हैम्पर नहीं होता, वो चीज़ें नहीं बदलती, उसको वो अवेयर रहता है चीज़ों को लेके। बट शुरुआत में ये अवेयर रहता है, फिर बाद में क्या होता है ना कि वो चीज़ों के लेके जब उनकी जो मेमोरी है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को भूल जाते हैं, तब फिर उनकी अवेयरनेस पे थोड़ा अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अर्ली ऑन में उसकी अवेयरनेस ठीक रहती है। फिर हम रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो ये जनरली जो है डिलीरियम जो है वो जनरली रिवर्सिबल होता है, और आसानी से 1 हफ्ते के अंदर ये ठीक हो जाता है। पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, पर जो जनरली जो है ये ठीक हो जाता है। पर जो डिमेंशिया क्या है वो जनरली इरिवर्सिबल होता है, इसका ठीक करने का अभी तक कोई मेडिसिन अभी तक नहीं है जिसको कि ये ठीक कर सके। फिर होता है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले होता है अंडरलाइंग कॉजेज जो होता है उसको प्रायोरिटी पे हमें ठीक करना होता है, कि कौन से कॉजेज हैं जो हमने पढ़ा था ना कि एक तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर पढ़ा था और एक और फैक्टर पढ़ा था। तो ये जो कारण है जिसकी वजह से बीमारियां हो रही है, तो उसको हमें सबसे पहले ठीक करना है। जैसे कि फिजिकल ट्रिगर जो है उसको पहले एड्रेस करना है। जैसे फिजिकल ट्रिगर में क्या हो सकता है कि अगर यूटीआई है उसको तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है तो फिर आईवी फ्लूइड्स देंगे, फिर अगर हाइपोक्सिया की वजह से हो रहा है तो फिर ऑक्सीजन देंगे। तो ये सारे, फिर जो इसके सिम्टम्स हैं, ये तो कॉजेस तो हमने ठीक कर दिए, फिर हम देखते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स को भी हम ठीक करना, जैसे कि एंटीसाइकोटिक जो चीज़ें हैं हम उसको देंगे इसके सिम्टम्स को ठीक करने के लिए। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा
एजिटेटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियर एजिटेशन में है, तो हम उसको हेलोपेरिडोल या फिर क्लोम्पेरामेजिन, ये एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं जो कि जो माइंड होता है उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को थोड़ा स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा एजिटेशन उसका कम हो जाता है। फिर बेंजोडाइजापिन्स होते हैं जो कि प्राइमरी एल्कोहल विड्रॉल पेशेंट में, जो एल्कोहल विड्रॉल वाले जो पेशेंट होता है जिसको कि डिलीरियम होता है तो उसमें दिया जाता है बेंजोडाइजापिन्स। फिर थायमिन्स, अगर जो है एल्कोहल टॉक्सिसिटी हो गई है तो थायमिन देंगे। थायमिन मतलब कि विटामिन B1, ठीक है, तो विटामिन B1 दिया जाता है जिसको कि एल्कोहल टॉक्सिसिटी को देखा जाता है कि एल्कोहल टॉक्सिसिटी से हुआ है तो। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन की हम बात करें तो नर्सेस आर ऑफन द फर्स्ट टू नोटिस चेंजेस इन पेशेंट्स बिहेवियर। नर्सेस ही होती है जो कि पेशेंट में ये देखने, पेशेंट के अंदर वो देखती है। अब हम देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है? नर्सेस आर ऑफन द फर्स्ट टू नोटिस चेंजेस इन द पेशेंट्स बिहेवियर। तो नर्सेस ही होती है जो कि पेशेंट के अंदर डिलीरियम के सबसे पहले सिम्टम्स को नोटिस करती है, क्योंकि वही हमेशा पेशेंट के साथ रहती है 24/7, तो नर्स ही रहती है, तो कोई भी चेंजेस होगा सबसे पहले नर्स ही नोटिस करती है। तो नर्स का क्या इंटरवेंशन होता है इसमें? तो सबसे पहले सेफ्टी, कि प्रोवाइड ए काम क्वाइट रूम विथ एडिक्वेट लाइटिंग एंड प्रिवेंट फॉल्स एंड इल्यूजन्स, अवॉइड फिजिकल रिस्ट्रेंट्स। मतलब कि नर्सेज को एक काम माहौल देना होता है ताकि वो बहुत ज़्यादा एजिटेटेड ना हो, क्वाइट रूम देना होता है ताकि वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटेंशन फोकस नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जो है अलग अलग जगह पर अटेंशन चाहिए तो वो एजिटेटेड हो जाएंगे। फिर एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए ताकि पेशेंट घबराए नहीं, और उनको हेलुसिनेशंस वगैरह कम होते हैं। अगर सही से लाइटिंग हो ना तो हेलुसिनेशन और इल्यूजन वगैरह कम होते हैं। और फिर फॉल से भी, मतलब कि अगर जो पेशेंट है वो एल्डरली लोगों में ज़्यादा होता है तो जो उनको वो गिर ना जाए, अगर एडिक्वेट लाइटिंग होगी तो पेशेंट गिरेंगे नहीं। एंड इल्यूजन्स, फिर जो फिजिकल रिस्ट्रेन होते हैं, जो फिजिकली जो बांध के रखा जाता है पेशेंट को, रिस्ट्रेन किया जाता है, तो उसको जनरली अवॉइड किया करना चाहिए क्योंकि उससे एजिटेशन और ज़्यादा बढ़ सकती है पेशेंट में। फिर होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के लिए पेशेंट क्या कर सकती है कि अगर रिपीटेडली इन्फॉर्म द पेशेंट द डेट, टाइम एंड लोकेशन। तो पेशेंट को कंटिन्यूसली डेट, टाइम और लोकेशन वगैरह बताया जाना चाहिए, और जो जिस रूम में पेशेंट रह रहा है उसमें हमें क्लॉक्स और कैलेंडर्स वगैरह लटका के रखना चाहिए ताकि जो पेशेंट है उसको वो पता रह सके कि वो आज कौन सा दिन है, क्या है, और ज़्यादा उसको कन्फ्यूजन ना हो उसको चीज़ों के लिए, कि वो ओरिएंटेड रहे। फिर फिजिकल नीड्स की अगर हम बात करें तो उसको मॉनिटर करना चाहिए, उसके वाइटल्स को, इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना चाहिए। फिर जो है उसको मेटिकुलस स्किन केयर और माउथ केयर वगैरह देना चाहिए ताकि उसकी जो फिजिकल नीड्स है वो पूरी हो सके। फिर स्लीप हाइजीन की बात करें तो एक रेगुलर डे टाइम में एक शेड्यूल बनाना चाहिए एक्टिविटी करने का, ताकि उसके जो फिजिकली अगर वो थकेंगे तो रात को उसको नींद अच्छी आएगी, ठीक है। और रात को हमें उस सोने के लिए क्वाइट इन्वायरमेंट देना चाहिए, शांत माहौल देना चाहिए ताकि वो अच्छे से सो सकें, ठीक है। तो दिन में हमें एक शेड्यूल करना है एक्टिविटी वगैरह के लिए, और रात में क्वाइट माहौल देना है सोने के लिए। तो ये चीज़ें नर्स कर सकती है। फिर हम बात करते हैं इसके प्रोग्नोसिस और कॉम्प्लिकेशंस की। प्रोग्नोसिस मतलब जो उसको ठीक होने की, बीमारी को ठीक होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको बोलते हैं प्रोग्नोसिस। और कॉम्प्लिकेशंस तो आपको पता ही है। तो कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले हो सकता है फॉल का रिस्क। जो पेशेंट है डिलीरियम, वो उसका जो फॉल होने का चांसेस 6 टाइम मोर ज़्यादा होता है जो नॉर्मल पेशेंट होता है उससे 6 टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। और हेड इंजरीज के चांसेस भी उसके ज़्यादा होते हैं, फ्रैक्चर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये सारे चांसेस ज़्यादा होते हैं फॉल रिस्क के। फिर मोर्टेलिटी, डिलीरियम इज एसोसिएटेड विथ लॉन्गर हॉस्पिटल स्टेज, मोर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस एंड हायर मोर्टेलिटी रेट्स। तो जिसको मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो एक नॉर्मल पेशेंट है किसी चीज़ का, और एक ऐसा पेशेंट है जिसको कि डिलीरियम है, तो डिलीरियम वाले के ज़्यादा चांसेस रहेगा, क्योंकि जो डिलीरियम होता ही कब है, जब बहुत ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रहा जाता है। और फिर डिलीरियम की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रहते हैं, क्योंकि अगर उनको घर भेज दिया जाएगा और अगर वो किसी तरह से गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, तो उसके लिए उन्हें हॉस्पिटल में रखा जाता है। फिर और ज़्यादा मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकते हैं डिलीरियम की वजह से, तो इस वजह से मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा हो सकती है। फिर हम बात करते हैं इसकी रिकवरी, इसको हम लोग प्रोग्नोसिस बोलते हैं। तो प्रोग्नोसिस इज गुड इफ़ कॉज इज ट्रीटेड अर्ली। जो कॉजेज होते हैं जैसे कि यूटीआई है, हाइपोक्सिया हो गया, ये सारी चीज़ें अगर हम जल्दी, जितनी अर्ली ट्रीट कर लेंगे तो उतनी जल्दी रिकवरी ज़्यादा इसकी होती है। हाउएवर फुल रिजोल्यूशन कैन समटाइम्स टेक वीक्स और मंथ। तो जब फुल रिजोल्यूशन मतलब पूरी तरह से सब कुछ 100% ठीक होने में मंथ्स का भी टाइम लग सकता है, कुछ हफ्ते लग सकते हैं, पर जनरली जो है ये ठीक हो जाता है,
ठीक है। अगर हम अंडरलाइन कॉजेज़ को जल्दी ठीक कर लें तो पेशेंट जल्दी ही रिकवर हो जाता है। तो ये था हमारा डिलीरियम के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो हमारा डिमेंशिया के ऊपर आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।